हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एमईसी एंड एमईआई। एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और इन दोनों टॉपिक्स के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर लर्नर pointed out as early as in 1946 that Keynes erred not only descriptively but also analytically by failure to distinguish between MEC and MEI। तो प्रोफेसर लर्नर ने कहा कि भाई केन्स ने इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फॉलोइंग प्रोफेसर लर्नर, गार्डनर, एक्ले एंड सम अदर इकोनॉमिस्ट्स हैव क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो लर्नर को फॉलो करके प्रोफेसर गार्डनर, एक्ले थे, उन्होंने और बाकी इकोनॉमिस्ट ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट करने की पूरी कोशिश की और क्लियरली डिफाइन किया। ठीक है, द एमईसी इज बेस्ड ऑन अ गिवन सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल एंड द एमईआई ऑन द इंड्यूस्ड चेंजेस इन दिस प्राइस। तो सिंपल वर्ड्स में एमईआई बेस्ड करता है कि सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है, और एमईआई देखता है कि क्या चेंजेस हुए जो प्राइस ऑफ कैपिटल के चेंज होने से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल में क्या असर पड़ा। द एमईसी शोज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कैपिटल विदाउट रिगार्ड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो एमईसी हमें क्या दिखाता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है जितने भी सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कैपिटल के ले रहे हो, विदाउट टेकिंग रिगार्ड कि आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है। मगर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड एमईसी शोज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनली यूनिट्स ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो वो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल के ओवर एंड अबव जितने भी आप यूनिट्स ले रहे हो उस पर रिटर्न बताता है कि कितना हुआ। इन द एमईसी द कैपिटल स्टॉक इज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एमईसी में जो कैपिटल स्टॉक है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, वाइल इन एमईआई द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो दूसरी तरफ जब एमईआई बनाते हैं तो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ना कि कैपिटल। एमईसी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एमईसी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और एमईआई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ गई बात? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम डायग्रामेटिकली भी आगे डिस्कस करेंगे। एमईसी डिटर्मिन्स द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी एट ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो एमईसी हमें बताता है कि हर एक इंटरेस्ट रेट पे इकोनॉमी में ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक कितना होना चाहिए। दूसरी तरफ MEI determines the net investment of the economy at each interest rate given the capital stock। तो MEI बताता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है हर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट को बताता रहता है, वो ओवरऑल कैपिटल स्टॉक को बताता रहता है। ठीक है, कि ऑप्टिमम कैपिटल कितनी है। द नेट इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक वेयर बाय द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज। तो नेट एडिशन का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कितना एड ऑन हुआ है जिसकी वजह से कैपिटल स्टॉक बढ़ा है। Investment will therefore continue to be in the economy till the optimum capital stock is reached। तो इन्वेस्टमेंट तो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ऑप्टिमम जो कैपिटल स्टॉक है वो रीच नहीं कर जाता। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड टू अटेन द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी विल डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोडक्शन अंडर विच द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग। तो अब कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है कि कौन से लॉज ऑफ प्रोडक्शन चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं कि भाई कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कितनी नहीं। अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट, अगर कॉन्स्टेंट कॉस्ट की बात करें, द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल विल बी परफेक्टली इलास्टिक। तो सप्लाई प्राइस इस केस में परफेक्टली इलास्टिक होगी। एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टाइम पीरियड इज डिटर्मिन्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। तो अगर कांस्टेंट रिटर्न्स की बात करें तो उसको मैंने इस तरीके से डायग्राम में बनाया हुआ है। ये फिगर ए है, फिगर बी है और फिगर सी है। ठीक है, नीचे मैंने कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है ए पैनल में और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड या इंटरेस्ट रेट या एमईसी, यहाँ पे एमईआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, और ये मैंने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को बताया और ये नेट इन्वेस्टमेंट को बताया। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लाइन टू लाइन आप एक बार डायग्राम को पॉज करके एक बार बना लें। अगर एक बार बना लेंगे तो जो मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें। फिगर ए शोज द एमईसी कर्व रिलेटिंग टू द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। तो फिगर ए हमें बताती है कि ये एमईसी कर्व क्या है, जो पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल स्टॉक में ऑप्टिमल जो सिचुएशन है वो बताती है। ठीक है, फिगर सी शोज द परफेक्टली
इलास्टिक सप्लाई कर्व SS, फिगर C ये जो है ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व दिखा रही है SS ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री गिवन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ ON। तो ये बता रही है कि अगर हम ये ON इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो सप्लाई है वो SS की है, जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। आउट ऑफ दिस ON जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें में से जो ये जो टोटल ON है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज OR इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये जो OR है ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है और ये बाकी बची हुई जो RN है ये नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एज शोन बाय द डॉटेड वर्टिकल लाइन फ्रॉम R, ये जो R है ये डॉटेड वर्टिकल लाइन है, ये हमें बता रही है कि भाई इतना तो आप इतना जो है वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी, और रिप्लेसमेंट के बाद ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है RN ये नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज द नेट इन्वेस्टमेंट रेट पर टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज RN, अगर डायग्राम से देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ RN अवेलेबल है, ठीक है। Figure B shows MEI curve relating to the rate of investment to which market rate ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ RN है, अगर इसी के सामने देखें तो RN और ये बराबर है, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, MEC को ही तो नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, तो MEC को ही नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो जितना नेट इन्वेस्टमेंट है उतना ही MEC बना हुआ है, और इस हिसाब से ये जो MEI 1 2 3 ये कर्व्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। द MEI कर्व्स आर हॉरिजॉन्टल है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, बिकॉज द सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो कर्व्स है ये परफेक्टली इलास्टिक क्यों बनी हुई है, ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो भी परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। अब उसके बाद टेक पॉइंट A ऑन द MEC कर्व इन फिगर A वेयर द इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू MEC। अगर हम इस पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको मैं रब कर देता हूँ कि मान लो A पॉइंट ले लिया, A पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और कैपिटल स्टॉक इतना है OK1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR5। तो इसको अब साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक OK1 इज डिटर्मिन्ड, क्योंकि OK1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से कैपिटल स्टॉक डिटर्मिन हो गया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स टू OR3 एंड equals the MEC at point C, OK3 becomes the optimum और desired capital stock। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के OR3 हो जाता है तो इसके सामने OK3 जो है वो कैपिटल स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल स्टॉक जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो OK3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नाउ OK1 इज द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू K1 K3। तो जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है वो तो K1 है, मगर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है आपका डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक OK3 हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है K1 K3 का, ये आपका डिफरेंस जो है काफ़ी जो है एक्चुअल और डिजायर्ड स्टॉक के बीच में जो फ़र्क है वो K1 K3 आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल है K1 और जो अभी चल रहा है जो डिजायर्ड है वो K3 है, तो इसका डिफरेंस K1 K3। दिस कैन बी फिल्ड बाय इंक्रीजिंग नेट इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो इस डिजायर्ड और एक्चुअल का जो गैप है इसको पूरा करने के लिए जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। द रेट ऑफ अवेलेबल नेट इन्वेस्टमेंट इज OI इन फिगर B। अगर फिगर B में देखो, ये वाले फिगर में, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी अवेलेबल है, OI इतनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और RN एज इन फिगर C, क्योंकि OI और RN ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये तो अभी बराबर है ना, डायग्राम इस हिसाब से बना हुआ है। विच इज़ द कैपेसिटी लेवल ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इतना ही इन्वेस्टमेंट करने का जो है क्षमता या कैपेसिटी है, क्योंकि इतना ही फालतू उनके पास पैसे पड़े हैं, इतने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कैन बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ MEI ऑफ द इंडस्ट्री, कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री में ये डिपेंड करता है कि MEI कितनी होगी उस इंडस्ट्री की। व्हेन द कैपिटल स्टॉक इज OK1, MEI कर्व इज DEI। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब कैपिटल स्टॉक है OK1 तो उस केस में जो इसकी MEI कर्व है वो है DE। समझ रहे हो बात, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये लाइन को ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब भी कैपिटल स्टॉक होता है OK1 तो ये जो MEI कर्व है ये है DEI। तो ये कितनी होगी, DEI। ये वाली जो कर्व है ये है,
ये वाली, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी कैपिटल स्टॉक है ओके, मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो जब भी कैपिटल स्टॉक है आपका OK1, ठीक है, आपकी MEI कर्व है DEI, ये वाली, समझ गए बात, इस तरीके से। तो अब इसके बाद इन फिगर बी, ठीक है, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड एंड with the investment is made at rate of interest below OR5, the capital stock will increase as per time period। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिर जाएगा, OR5 से गिर जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। Thus in period 1 when the net investment is made at OI rate, the the MEI is FGI and the capital stock increases to OK2 from OK1। तो सिंपल वर्ड्स में जो अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वो बढ़ के हो जाएगी FGI, ये वाली, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इस हिसाब से जो MEI है, MEI कर्व शिफ्ट होके FGI पे चलेगी, और जो कैपिटल स्टॉक है जैसे ये FGI पे चलेगी, कैपिटल स्टॉक जो है वो बढ़ के OK2 हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है और ये कैपिटल स्टॉक जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो पहले नेट इन्वेस्टमेंट कितना था, DEI, अब कितना हो गया, अब नेट इन्वेस्टमेंट हो गया FGI, समझ की बात, इसकी वजह से कैपिटल स्टॉक बढ़ गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इन पीरियड 2 विद द सेम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट OI, अगर हम मान के चलें सेम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है OI, ठीक है, व्हेन द MEI कर्व इज HJI, जो MEI कर्व है वो इस केस में HGI बन चुकी है, क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सेम है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है मगर इन्वेस्टमेंट तो OI से ही होगा ना। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एंड द कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज टू OK3, कैपिटल स्टॉक जो है फर्दर इंक्रीज होके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी, मतलब OI हो जाएगी, तो MEI कर्व नई कितनी बन जाएगी, HJI, और जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ के OK3 हो जाएगा, समझ गई बात। तो ये सारा का सारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। दस व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज OR3, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिरा, एंड इक्वल्स टू MEC एट पॉइंट C, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते ही ये C पॉइंट पे MEC के बराबर आ जाता है, तो कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो उस केस में द इकोनॉमी अटेन्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक वेयर द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक आर इक्वल। तो इस लेवल पे जब भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट OR3 हो गया, तो इस केस में जब आप देखोगे तो OR3 पे जो कैपिटल स्टॉक है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक बराबर आ चुका है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ऑप्टिमैलिटी हमने हासिल कर ली है। जस्ट एज फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद नो शिफ्ट इन द MEC कर्व रेजेस द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल या इनिशियल लेवल। तो इनिशियल लेवल में जो कैपिटल स्टॉक का जो लेवल चल रहा था K1, वहाँ से बढ़ते बढ़ते K3 तक आ गया है, ठीक है। So an upward shift in the MEC curve with no change in the rate of interest will have the same result। अगर MEC को हम rightward shift या upward shift कर भी देते तब भी यही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अब इसको सिचुएशन को चेंज करते हैं थोड़ा। अभी तक हमने क्या कहा था, हमने कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री या कांस्टेंट रिटर्न्स वाली इंडस्ट्री की बात की थी। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। इफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन ऑपरेशन या इज ऑपरेटिंग अंडर द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट पे चल रही है, इट्स सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, उसकी जो सप्लाई कर्व होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब भी इंक्रीजिंग कॉस्ट आती है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, प्रोड्यूसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग MEI कर्व। तो पहले MEI कर्व तो ऐसे जा रही थी, ठीक है, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज। जैसे रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है वो भी बढ़ता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी हमने 3 डायग्राम बनाए, A, B और पैनल C। तो इसमें वही रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इस साइड Y एक्सिस पे, और MEC यहाँ पे MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नीचे वही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ये सारा सेम है, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप एक बार फिगर बना लेना, पॉज करके इसको फिगर को बना लो, साथ के साथ जब आप पढ़ोगे एक एक लाइन तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इन फिगर A द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर
capital goods industry is A, where the interest rate is OR6 and the MEC are equal and OK1 is the optimum capital stock जो कि डिटर्मिन किया। तो सिंपल वर्ड्स में मान लो OK OR6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और A पॉइंट पे ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक है और OK जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक है A पॉइंट के जो सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे हेयर नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो, यहाँ पे इसके सामने अगर देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, जीरो। नेट इन्वेस्टमेंट तो इसके बाद शुरू हो रही है ना, नेट इन्वेस्टमेंट इसके बाद शुरू हो रही है, समझ गई बात। तो इसके सामने नेट इन्वेस्टमेंट जीरो है बिकॉज द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इक्वल्स द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है और डिजायर्ड है वो बराबर है, तो इसलिए जो प्रोड्यूसर्स है उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट फर्दर करें। दिस इज शोन बाय द MEI कर्व एट पॉइंट Z इन फिगर B। तो Z पॉइंट पे देखोगे तो Z पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने, इसके सामने, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, जीरो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स टू OR3 द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक विल बी OK4 एंड OK1 बिकम्स द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक। तो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक तो OK1 ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लेते हैं कि हो जाता है OR3, तो OR3 के सामने ये तो एक्चुअल है और डिजायर्ड कितना हो गया, OK4, बढ़ गया ना। तो इससे क्या होगा, दस K1 K4 इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एंड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। तो K1 K4 जो डायग्राम में बनाया है ये एक्चुअल है K1 और डिजायर्ड हो गया K4, ठीक है। टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू कैपिटल स्टॉक्स नेट इन्वेस्टमेंट विल हैव टू बी मेड। तो एक्चुअल और डिजायर्ड में जो इतना फर्क है इसकी वजह से नेट इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट विल बी डिटर्मिन्ड बाय इक्वालिटी ऑफ MEI विद द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट OR3 इन ईच पीरियड एंड सो इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। अब कितना नेट इन्वेस्टमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिड्यूस हुआ है उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और नेट इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से आगे जाएगी ताकि वो एक्चुअल और डिजायर्ड बराबर आ जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट Z ऑन द MEI curve when the rate of interest is OR6 the rate of investment is zero। अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें Z पे तो शुरुआत में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो, ठीक है। एज द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, जैसे जैसे रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है द प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स राइज। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने शुरू करोगे, नई मशीनें खरीदोगे तो प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स राइज हो जाएगा एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट in these goods continue to fall till it equals to the rate of interest OR3 of the desired capital stock। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा मशीनें खरीदोगे, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तब तक आप करते रहोगे जब तक ये इक्वल टू OR3, मतलब जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं आ जाता, OR3 तक नहीं आ जाता। तो OR3 के सामने ये पॉइंट करें तो ये E है, समझ गए बात। तो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। द MEI1 कर्व इक्वल्स OR3 रेट ऑफ इंटरेस्ट एट पॉइंट E। जैसा मैंने बताया OR3 के सामने जो है पॉइंट E आ जाता है उस MEI1 कर्व पे। दस इन पीरियड 1 ON1 रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द कैपिटल स्टॉक फ्रॉम OK1 टू OK2 इन फिगर A। तो इसके हिसाब से देखें तो जो नेट इन्वेस्टमेंट हो रही है इस OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये OR3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेट इन्वेस्टमेंट, ये जो कर्व है इसके हिसाब से E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है और इतनी ON1 जो है इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी ON1 तभी ये जो एक्चुअल और डिजायर्ड है ये बराबर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड पे चलते हैं। दिस इंक्रीजेज द कैपिटल स्टॉक बाय K1 K2 रिड्यूसेज द MEC टू पॉइंट B। तो जो MEC है वो पॉइंट B पे चलेगी ऑन द कर्व MEC। तो ये जो है पॉइंट B की जगह D आना था, D पॉइंट पे चलेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पॉइंट B लिखा है, मुझे पॉइंट D लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट K1 K2। रुको 2 मिनट, मुझे फिगर देखने दो पहले। तो इसकी वजह से यहाँ पॉइंट B ही आना है, मुझे B करने दो, ठीक है। हाँ, तो जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ये जो गैप है ये अभी के अभी फुलफ़िल नहीं होगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे ही ये जो गैप है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब पॉइंट B पे आ गए, वैसे जब और बढ़ेगा पॉइंट C पे आ जाएंगे, फिर और बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट D पे आ जाएंगे। तो हर एक टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ये यहाँ से यहाँ आएगा जब भी हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग कॉस्ट होते हैं,
ठीक है, उस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हो सकता है। सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज OR3, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है तो कन्फ्यूजन हो रही है। सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज OR3 द कैपिटल स्टॉक कैन बी इंक्रीज फर्दर, क्योंकि अगर आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो OR3 पे ही है और अभी कैपिटल स्टॉक तो सिर्फ इतना हुआ है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी गिरा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये MVC बराबर नहीं आए हैं तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय MEI2। अब क्या होगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। तो MEI2 कर्व पे देखें तो हमें और कितना फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR3 की ही रहा तो ये कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगी MEI2 पे, और इसके सामने ये पॉइंट E की बजाय अब पॉइंट F आ रहा है, तो अब कितना इन्वेस्टमेंट फर्दर बढ़ेगी, ON2। तो अब इतनी इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल स्टॉक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैपिटल स्टॉक कितना पहुंच जाएगा, K3 पे। ऐसे ही चलता रहेगा, समझ की बात। फिर फर्दर सो इन पीरियड 2 द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज ON2, जो मैंने बताया था फिगर में, विच रेजेज द कैपिटल स्टॉक टू OK3 फ्रॉम OK2। तो OK3 से OK2 पे पहुंचा दिया। दिस इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक बाय K2 K3 फर्दर रिड्यूसेस द MEC टू पॉइंट C। तो अब वो पॉइंट C पे पहुंच गया, मतलब ये वाले पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अभी भी एक्चुअल और इसके अंदर डिफरेंस है, एक्चुअल और डिजायर्ड के अंदर। अब फिर से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना ही रहेगा, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में MEC इतनी आ जाएगी, MEI आ जाएगी। तो अब G पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, G पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट चाहिए ON3 का, तो ON3 के इन्वेस्टमेंट करने से ये इतना चली जाएगी, समझ की बात। तो यही काम चलता रहेगा जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी तब तक जब तक एक्चुअल और डिजायर्ड बराबर नहीं आ जाती। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया। तो द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पीरियड 3 एज डिटरमिन्ड बाय द MEI3 corresponding to the level of MEC at point C is ON3, which raises the capital stock to reach the optimum level at OK4। तो optimum level पे पहुंच जाएगा। The MEC equals the rate of interest OR3 and corresponding MEI curve is MEI4 which shows zero net investment at point L। तो अगर ये एक्चुअल और डिजायर्ड बराबर आ जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है तो MEI कर्व फिर यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी, L पॉइंट पे इसके सामने देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, L पॉइंट के सामने, अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने जो MEI4 है उसके सामने नेट इन्वेस्टमेंट फिर से जीरो होगी। तो जब नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी मतलब कि एक्चुअल स्टॉक और जो डिजायर्ड स्टॉक है वो बराबर आ चुके हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पर टाइम डिपेंड्स अपॉन हाउ स्टीप द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ MEI कर्व इज और इट्स इलास्टिसिटी। तो कितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो पर टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है कि MEI कर्व की इलास्टिसिटी कितनी है। तो MEI कर्व की इलास्टिसिटी भी इन्वेस्टमेंट को असर करती है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। एंड दिस इन टर्न डिपेंड्स अपॉन हाउ स्टीप और अपवर्ड स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जो कैपिटल गुड्स की सप्लाई है वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ द सप्लाई कर्व स्लोप्स शार्पली अपवर्ड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल फॉल शार्पली डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सप्लाई कर्व काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी तेज़ी से ही गिरेगा एंड वाइस वर्सा। In any event, the capital stock will grow at the new optimal level, but its rate of growth will be slower। तो इस केस में जो रेट ऑफ ग्रोथ जो होगी वो स्लोअर होगी। कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा मगर जैसे ही वो डिजायर्ड के आसपास आ जाएगा वो रुक जाएगा, ठीक है। द स्टीपर द MEC कर्व, तो MEI कर्व जितनी भी स्टीपर होगी उतना ही उसमें ग्रोथ रेट उसी हिसाब से होगा। तो सिंपल वर्ड्स में MEI की जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर या फिर जो सप्लाई कर्व है कैपिटल गुड्स की उसकी जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अब आ जाता है एक और सिचुएशन। वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज़ द ग्रोथ इन द कैपिटल स्टॉक फ्रॉम द एक्चुअल टू द डिजायर्ड लेवल दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक हमने यही बता लगाया कि भाई जो एक्चुअल जो लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है और डिजायर्ड जो है उसके बीच का जो गैप होता है उसी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। दिस इज़ शोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द MEC कर्व। तो इससे हमें पता लगता है कि जो MEC कर्व है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। पहले A पॉइंट पे थी, फिर B पॉइंट पे, फिर C पॉइंट पे, ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही तो हुई ना, ठीक है। अब on the other hand, it is the flow of net investment that adjusts the actual capital stock towards the optimum level along each MEI curve with
विद एवरी फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता रहता है, MEI कर्व की वजह से, MEI कर्व की स्लोप की वजह से या नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्चुअल और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में जो डिफरेंस है वो कम होता रहता है। नाउ व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे होगी? एज्यूमिंग द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट टू बी गिवन, अगर हम ये एज्यूम करें कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक एंड इन द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट इन ईच पीरियड एज डिपिक्टेड बाय MEC एंड MEIL, मतलब लॉन्ग रन वाली कर्व इन द गिवन फिगर बिलो रिलेट्स टू द लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपस में क्या होगा, कैसे जो है डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो असर करेगी, उसको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये फिगर A होगी, ये फिगर B होगी, नीचे कैपिटल स्टॉक और इस साइड पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, देन द MEI कर्व रिलेटिंग टू ईच लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द शॉर्ट रन कर्व्स। अगर MEI के बढ़ने से, कैपिटल स्टॉक के बढ़ने से MEI कर्व भी उसी हिसाब से चेंज होती है, तो MEI का ज़्यादा रिलेशन किसके साथ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। तो इसमें हम शॉर्ट रन कर्व्स डाल सकते हैं कि जब भी जो इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होती है, जब भी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो डेप्रिसिएशन वगैरह कॉस्टें हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, तो कैपिटल स्टॉक तो बढ़ेगा। उस केस में MEI कर्व जो है हर एक लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो रिलेटेड होगी वो शॉर्ट रन के हिसाब से रिलेटेड होगी, एंड द लॉन्ग रन MEI कर्व विल बी शोन इन द अबव फिगर। तो दूसरी तरफ हमने MEI इन द लॉन्ग रन भी दी हुई है, ये MEI 1 2 3 ये शॉर्ट रन है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। द MEI कर्व इन फिगर A, MEC कर्व, सॉरी MEI बोल दिया, MEC कर्व इन फिगर A रिलेट्स टू द लॉन्ग रन। ये जो MEC फिगर है ये लॉन्ग रन की है। ठीक है, The curves MEI1, MEI2 and MEI3 are the short run MEI curves, जैसे मैंने बताया था। As the rate of interest falls in each period, जैसे जैसे rate of interest गिरता रहेगा हर एक पीरियड में, उससे क्या होगा? The capital stock gradually increases from OK1 to OK2 and finally to OK3। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मान लो इतना कैपिटल स्टॉक है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना है, तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा वैसे वैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ता रहेगा। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम DE टू FG एंड टू HG। तो यहाँ बताया हुआ है कि जो रेट ऑफ जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो पहले DE था, फिर बढ़ के FG हो गया, और फिर और बढ़ के HJ हो गया। तो जैसे जैसे ये नेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से अगर आप लाइन खींचो तो आपको पता लगता रहेगा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इस नेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ता है। ठीक है, द पॉइंट्स E, G एंड J where the net investment is zero at each level of rate of interest are joined to form the long run MEI curve, MEI L1। तो अगर हम ये बनाएं, ये वाला बनाएं E, G और J, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें कि जितना जितना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई थी, ठीक है, कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, उन सब को मिलाएंगे तो ये हमें लॉन्ग रन MEI कर्व देती है, जिसको MEI L से डिनोट किया गया है। तो ये टॉपिक में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के हिसाब से किस हिसाब से चेंज होती है। तो ये जो शॉर्ट रन है इन्हीं के हिसाब से लॉन्ग रन चेंज होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उसी हिसाब से होगी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक MEC और MEI के रिलेशनशिप के ऊपर है। तो ये बताया गया है कि MEI के बढ़ने से जो है MEI के बढ़ने की वजह से ही कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, और उसी के हिसाब से MEC कर्व की शेप होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।